फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज की क्लास में होम मैनेजमेंट का सेट नंबर 4 या 5 होगा, ये शायद, या 4 होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, या फिर मैं बॉल पेपर पे लगा ही दूंगी कौन सा सेट है। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं और सब्जेक्ट के भी दिए हैं, मिक्स क्वेश्चन भी दिए हैं, और गृह प्रबंधन में तो हम प्रैक्टिस अभी लगातार कर ही रहे हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग क्लास को बीच में छोड़ देते हैं, हम उनको बता देते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार आप जल्दी से नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ फर्नीचर में आप होस्ट्री को रटे बैठे हो। आप होस्ट्री तो एक ऐसा फर्नीचर होता है जो क्या होता है, कपड़े वाला फर्नीचर होता है जिस पर कपड़ा चढ़ा होता है। अब मोल्डेड फर्नीचर क्या है, परतों वाले फर्नीचर क्या हैं, ये सारे फर्नीचर की क्लास है आपके PYQs में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसोई घर का आपको आकार पूछा जाता है ना, आधुनिक बैठक कक्ष का आकार किसे पता है, जल्दी से बता दो। ये सारे बुक के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और कहो तो बुक का नाम भी बता दूं, वही किसकी बुक है, तो क्योंकि आप ये सारी बुक्स प्रेफर करते हो। ये बुक है आपकी किसकी, मंजू पाटनी और ललिता शर्मा की। क्या आप इनको नहीं पढ़ते हो, उन्हीं की बुक है। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कांच के दाग कैसे साफ करोगे, फर्नीचर व्यवस्था में डिजाइन के सिद्धांत क्या क्या हैं, एक बार बस आप जल्दी से इसे को देख लो। क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आप क्लास बीच में छोड़ देते हो, ये मिस्टेक आप ना करें आगे, इसलिए। ओके, तो बढ़ते हैं। कल मैंने आपको दी थी प्रकाश की क्लास, उसमें मैंने प्रकाश की इकाई, प्रकाश के प्रकार, सब कुछ पढ़ाया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में, कुछ बाद में। कुछ लोगों ने 10 मिनट क्लास देखी, कुछ ने 5 मिनट क्लास देखी। आप 20-30 मिनट की क्लास नहीं देख पा रहे हो तो आप कैसे पेपर क्लियर करोगे, जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में भी होते हैं। ओके, आप भले ही कोई बेकार की चीज़ बोलती हूँ उसे स्किप कर दो, उसे हटा दो, लेकिन आप क्वेश्चन तो देखो पूरे। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ उसे आप हटा दो, लेकिन आप आगे पूरे क्लास देखो, क्वेश्चन आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने एवं संग्रह मतलब स्टोरेज के लिए उपयोग में लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्या बेड कहते हैं, टेबल कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। फर्नीचर की डेफिनेशन है, ठीक है। फर्नीचर कोई भी चीज़, आप चाहे वो लकड़ी का ही, जरूरी नहीं फर्नीचर लकड़ी का ही होता। जो चीज़ आप अपने बैठने, सोने, लिखने, पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसे हम फर्नीचर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, दैनिक जीवन में फर्नीचर का महत्व क्या है। क्या रहन सहन के लिए ये सुविधाजनक बनाता है, ये संग्रहण के लिए उपयोगी है, ये सज्जा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, या उपयुक्त तो सभी सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपका उपयुक्त तो सभी सही होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फर्नीचर है, 3 पॉइंट तो मैंने लिख दिया। अब जरूरी नहीं आयोग आपसे यही पॉइंट पूछ ले, तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि हमें फर्नीचर का जो महत्व हमारे जीवन में है वो क्या क्या है। तो 3 आपको लिख दिए हैं, रहन सहन की सुविधा को बनाता है, संग्रहण के लिए ज़रूरी है, सज्जा के लिए ज़रूरी है, और क्या चाहिए हमारे लिए, कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। ठीक है, फर्नीचर कार्य क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है, कार्य क्षमता को। ओके, आप बार बार ज़मीन पे बैठ के उठ रहे हो तो दिक्कत होगी, लेकिन आप बैठे बैठे एकदम गए, आप सोफे पे बैठकर काम कर रहे हो, चेयर पे बैठ गए, आपको उतना समय बचा झुकने का, इसमें भी बहुत समय लगता है। मान लो छोटा छोटा काम आप बार बार ज़मीन पर बैठोगे, बहुत समय लगेगा, और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी मतलब ख़राब होगा, कमर में दर्द भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी फर्नीचर जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी फर्नीचर महत्वपूर्ण होते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, और पूछा जाए क्या करते हैं तो समय व शक्ति को बचाते हैं। ओके, समय व शक्ति को बचाते हैं। अगर सही प्रॉपर फर्नीचर है तो आप जल्दी काम कर पाओगे वहाँ पर बैठकर। ठीक है, समय व शक्ति को हमारी बढ़ाते हैं ये। ओके, तो हो गए आपके 6 पॉइंट, हो गए 6 महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। सभी ये इंपॉर्टेंट है और सबको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है। क्या 1600 से 1900 माना गया है, या फिर 1550 से 1750 माना गया है, या सी ऑप्शन 1715 से 1775 माना गया है, कौन सा, या फिर 1775 से 1800 माना गया है। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का समय आपको बताना है, बारोक शैली का। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो आयोग ने आंसर माना है या फिर प्रैक्टिस सेट वाले ने गलत दे दिया है, 1775 से 1800 माना गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये गलत है। ये बुक के हिसाब से अगर हम चलें, मंजू पाटनी की जो बुक है उसमें क्या दिया है, 1550 से 1750। तो यहाँ पढ़ने का आपको ये भी फ़ायदा है, क्योंकि मैं चीज़ें बुक्स और जो PYQ उनका मिक्स पढ़ाती हूँ। मैं PYQs उठाती हूँ, फिर मैं बुक से रिसर्च करती हूँ, मतलब सर्च करती हूँ कि, या फिर कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते तो गूगल पे भी जाती हूँ कि मतलब
एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और कहीं ऐसा तो नहीं आंसर गलत दे रखा, कई बार ऐसा होता है गलत आंसर दिए होते हैं। तो बुक पढ़ने से फ़ायदा ये है कि मैंने बुक में जब सैलरी देखी तो उनका ईयर ये दिया हुआ है 1550 से 1750 और आयोग ने क्या माना है 1775 से 1800। तो मैं इसलिए भी कहती हूँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बिल्कुल भरोसे से, आपको बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करूँगी। जो क्वेश्चन मुझे सही सटीक नहीं मिलता मैं उसको स्किप कर देती हूँ, मैं वो PYQ क्वेश्चन डालती नहीं हूँ जब तक मुझे पूरा उससे आंसर मिल नहीं जाता है। तो मेरी ये सच्चाई है, ठीक है। तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो मुझे बुक में मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। ओके, मैं पूरा बुक से पढ़ती हूँ तब चीज़ें आपको लाती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप मुझ पर भरोसा कर सको, ठीक है। तो ये तो हो गई 1550 से 1750 किसकी, बारोक शैली का। अब एक शैली होती है कौन सी, रीनेसेंस, क्योंकि 4 शैलियाँ होती हैं आपको पता है। रीनेसेंस शैली का अगर आपसे समय पूछा जाए तो रीनेसेंस जो शैली है उसका ध्यान रखिएगा कितना है समय, 1400 से क्या है 1800 समय है। 1400 से 1800 रीनेसेंस शैली का समय है। आपको अभी हमने बारोक शैली का बता दिया, दूसरी आपकी बारोक शैली है, पहली रीनेसेंस शैली है। तीसरी आती है आपकी रोकोको शैली, ओके, रोकोको शैली 4 शैलियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। रोकोको शैली का जो समय है वो है 1715 से 1775, ठीक है, 1775। ओके, याद रहेगा आपको। अब लास्ट में आता है आपका न्यू क्लासिक शैली कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख दूँ न्यू क्लासिक, ओके, न्यू क्लासिक, ओके, न्यू क्लासिक शैली। तो न्यू क्लासिक शैली है क्या 1775 से क्या है 1800, 1775 से 1800। तो ये चारों शैलियाँ हैं, क्योंकि जब एक पूछी गई है और ये GIC के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाई शैली तो शैली है, बारोक शैली किसी का रिश्तेदार थोड़ी ना था जो उसको पूछ लिया और किसी को नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो रीनेसेंस शैली याद रखना 1400 से 1800, रोकोको शैली 1715 से 1775 और न्यू क्लासिक शैली 1775 से 1800। एक शुरू हुई है, दूसरी खत्म हुई है वहीं पर, ओके। ऐसे करके आप याद कर लो, लगभग यही समय है, ओके, इसी तरीके से हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्नीचर के प्राचीन डिजाइन किस देश की देन है? क्या प्राचीन ग्रीक देश की देन है, रोमन की देन है, इजिप्ट की, या उपरोक्त सभी? तो जो प्राचीन इतिहास है, जो फर्नीचर का इतिहास है, उसमें इन सभी की देन है, ठीक है। इन सभी लोगों ने, मतलब प्राचीन ग्रीक लोगों ने, रोमन लोगों ने, इजिप्ट के देश के लोगों ने ही फर्नीचर की शुरुआत की। तो ये क्या है, प्राचीन फर्नीचर माने जाते हैं, ओके। अगर बात पूछा जाए इसका समय क्रम क्या था प्राचीन फर्नीचर का, तो ये 15वीं शताब्दी का समय था, ठीक है। 15वीं शताब्दी में ये शुरुआत हुई थी इन फर्नीचर के। कि नमूने जो होते थे, डिज़ाइन कैसे होते थे, तो चिप्पियों की आंतरिक डिजाइन होती थी। आंतरिक जो डिजाइन थी वो चिप्पियों की बनी हुई होती थी, ओके। चिप्पियों की बनी हुई आंतरिक डिजाइन होती थी, किसकी, फर्नीचर की, ओके। और किसके बनाए जाते थे, ये संगमरमर से बने होते थे, संगमरमर से बने होते थे, और ब्रॉन्ज के बने होते थे, कांसे के बने होते हैं। डिजाइन कैसी होती थी, आंतरिक डिजाइन इनकी चिप्पियों के आकार की होती थी। संगमरमर और कांसे जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं उससे बने हुए होते थे। और क्यों प्रसिद्ध थे, ये पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे, पवित्रता के द्योतक थे, पवित्रता के लिए ये जाने जाते थे, ओके। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह काफ़ी है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से फर्नीचर की विदेशी शैलियों के प्रकार हैं। विदेशी शैलियों के प्रकार हैं, तो रेनेसेंस शैली, बारोक शैली, न्यू क्लासिक शैली, उपरोक्त तो सभी। एक और रह गई आपकी कौन सी, रोकोको शैली। तो ये लिख लो, याद कर लो, यहाँ पर ये 4 फर्नीचर की शैलियाँ हैं आपकी, ठीक है। कितनी, अगर ये पूछी जाए शैलियों की जो फर्नीचर की विदेशी शैलियाँ कितनी हैं, तो 4 प्रकार की हैं। और कौन कौन सी पूछी जाए तो आपके सामने ही ऑप्शन है, एक रोकोको शैली है, एक रीनेसेंस शैली है, एक बारोक शैली, एक न्यू क्लासिक शैली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना फोकस है, आप सारी चीज़ें याद करते चलो, समझते चलो। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीनेसेंस शैली के फर्नीचर में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था? तो रीनेसेंस शैली में क्या 2 प्रकार के रंग प्रयोग होते थे, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के? तो रीनेसेंस शैली जो होती थी इसके फर्नीचर 3 प्रकार के बने होते थे, 3 प्रकार के बने हुए होते थे, मतलब 3 प्रकार के रंगों के यूज से बने हुए होते थे। कौन कौन से 3 प्रकार के रंगों के यूज से बने होते थे? कौन से 3 मुख्य रंग होते थे? वो होता था, एक सुनहरा रंग इस्तेमाल ये लोग करते थे, सुनहरा रंग इस्तेमाल करते थे, नीला रंग यूज़ करते थे, और कौन सा, लाल रंग यूज़ करते थे। सुनहरा, नीला और लाल, ये 3 रंगों का ये इस्तेमाल करते थे। लकड़ी पूछी जाए, रीनेसेंस शैली की लकड़ी कैसी होती थी? तो रीनेसेंस शैली की जो लकड़ी होती थी वो अखरोट की बनी होती थी, अखरोट की लकड़ी होती थी। और किसकी, ओक का पेड़ आप जानते हो, और जो शहतूत, रेशम के जो कीड़े होते हैं खाते हैं ना, शहतूत की पत्ती और ओक की, ठीक है।
तो ये ओक की लकड़ी, अखरोट की जो लकड़ी थी वो रीनेसेंस शैली में उपयोग की जाती थी। क्यों ये उपयोगी थे फर्नीचर, इतना आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करती हूँ। अगर बात करें ये क्यों मतलब इनमें क्या ऐसी विशेषता थी, तो ये क्या थे, औपचारिक फर्नीचर थे। औपचारिकता को ये रिप्रेजेंट करते थे, औपचारिकता को ये रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिष्ठा के सूचक थे। प्रतिष्ठा के, जैसे लीलन के विषय में आपने पढ़ा है वहीं से कोरिलेट करो। प्रतिष्ठा के सूचक थे, गंभीरता के सूचक थे, ये गंभीरता के सूचक थे। ओके, गंभीरता के सूचक थे और शांति का भाव प्रदान करते थे। ठीक है, शांति भाव का भाव प्रदान करते थे। रीनेसेंस शैली की बात हो रही है, शांति का भाव होता था इन फर्नीचर में। ठीक है, शांति का भाव होता था। चित्रकारी किसकी होती थी, तो मानव, पशु, नक्काशी होती थी इनमें। कह सकते हैं प्राकृतिक चीज़ें, मानव प्राकृतिक है, पशु प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक डिजाइन इनमें बने हुए होते थे। कैसे फर्नीचर थे, लंबे लंबे थे। तो कौन सी रेखा, खड़ी रेखा का इनमें इस्तेमाल होता था। खड़ी रेखा का इनमें इस्तेमाल होता था। आपको हमने समय बता दिया रीनेसेंस शैली के फर्नीचर का। रीनेसेंस शैली का फर्नीचर कब बना, 1400 से 1800 के बीच का ये समय काल है। ठीक है, 1400 से 1800। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए रीनेसेंस शैली के फर्नीचर, क्योंकि शैलियों में यही 4 प्रकार हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। तो मैंने रीनेसेंस को बता दिया। और कैसे ये क्लासिक फर्नीचर या सममितीय फर्नीचर कहलाते थे। क्लासिक और सममितीय, पूछा जाए सममितीय फर्नीचर का उदाहरण, ठीक है, सममितीय तो अकेले यही नहीं और भी हैं इसके उदाहरण। क्यों, क्योंकि एक जो शैली है बारोक शैली, जो बारोक शैली है ये रीनेसेंस शैली से मिलती जुलती है। तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर रीनेसेंस शैली के लिए लिखाए हैं, आप सेम पॉइंट आप बारोक शैली में भी लिखोगे, या यहीं पर बारोक शैली और रीनेसेंस शैली कर लो। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो मतलब डिफरेंस क्या है, लगभग कुछ भी नहीं है, खाली समय का डिफरेंस है। जो बारोक शैली है वो आपकी 1550 से 1750 के समय आ रही है, और जो रीनेसेंस शैली है आपकी 1400-1800 के बीच आ रही है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही देश ने बनाए हैं। दोनों जो हैं रीनेसेंस और बारोक आपसे पूछे जाएँ तो ये दोनों इटली देश की देन है। दोनों फर्नीचर इटली देश ने बनाए हैं। कौन कौन से, रीनेसेंस और बारोक। क्लियर है इतना। रोकोको और न्यू क्लासिक जो फर्नीचर हैं ये अगर पूछे जाएँ तो ये फ्रांस देश की देन है। ठीक है, रोकोको और न्यू क्लासिक फर्नीचर जो हैं वो फ्रांस देश की देन है। लो आंसर तो आपको मैंने पहले बता दिया। रोकोको शैली का विकास किस देश में हुआ, क्या फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में, निम्न में से कोई नहीं, तो फ्रांस में हुआ। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, आंसर मिल गया आपको, बिल्कुल पहले ही बता दिया। तो क्या हो गया, रोकोको शैली का जो विकास हुआ वो फ्रांस देश में हुआ। न्यू क्लासिक शैली का विकास कहाँ पूछा जाए हुआ, न्यू क्लासिक नोट करते चलिए, तो न्यू क्लासिक शैली का जो फर्नीचर था वो भी फ्रांस में विकसित हुआ। ठीक है, इटली में कौन कौन आया फिर से लिख लो, मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना। रीनेसेंस ओके, रीनेसेंस और क्या, बारोक। बारोक कहाँ की देन है, इटली के हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और न्यू क्लासिक और रोकोको कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। बस 2 ही देश याद करने हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रोकोको शैली की अगर हम बात करें, रोकोको शैली के विषय में अब थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अभी हम रोकोको की बात कर रहे थे। ठीक है, रोकोको शैली हमने बताया कहाँ की देन है, फ्रांस की देन है। क्या होता था इसमें, कोणों का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, इससे पहले के जो फर्नीचर थे उसमें कोणों का उपयोग किया जाता था। कोण होते थे ना, कर्व डिज़ाइन का यूज़ होता था, इसमें कोणों का उपयोग नहीं होता। ठीक है, ओके। कैसे थे ये, अनौपचारिक होते थे। अब क्योंकि पहले वाले जो फर्नीचर मैंने बताया औपचारिकता लिए होते थे, ये अनौपचारिक होते थे। कैसे होते थे, अगर पूछा जाए रोकोको शैली फर्नीचर में क्या पाया जाता था, अनौपचारिकता का गुण होता था। हमने अभी आपको बताया था जो रीनेसेंस शैली और बारोक शैली थी वो कैसी थी, सममितीय फर्नीचर थे, सममितीय थे। कोरिलेट करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन आपसे पूछा जाए रोकोको शैली, असममितीय कहे जाएंगे, असममितीय। ठीक है, मतलब एक जैसे सेम डिजाइन में नहीं होते थे, थोड़ी डिजाइन मतलब ऐसी होती थी, मतलब सेम नहीं जाते थे। जैसे मान लो लंबी रेखा में कोई फर्नीचर एक जैसे जा रहे हैं, वो चीज़ इसमें नहीं होती थी, ये असममितीय डिज़ाइन होती थी। ठीक है, असममितीय फर्नीचर कहलाते थे, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये अनौपचारिक होते थे, अनौपचारिक होते थे। रेखाएं इनमें भी खड़ी होती थी। रेखाएं कैसे फर्नीचर थे, तो खड़ी रेखा के ही फर्नीचर ये भी थे। ठीक, एक याद रखना, जो न्यू क्लासिक फर्नीचर है, न्यू क्लासिक शैली जो कि फ्रांस ने ही विकसित किया है, ठीक है, लेकिन उसका ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें क्या है, खड़ी रेखा प्लस अंडाकार रेखा के ये फर्नीचर होते थे। लेकिन और जो भी फर्नीचर है आपके, चाहे रीनेसेंस है, रोकोको है, बारोक है, ये सभी कैसे थे, खड़ी रेखा के फर्नीचर थे खाली। ठीक है, खड़ी रेखा का यूज़ हुआ था। लेकिन एक न्यू क्लासिक शैली ऐसी शैली है जिसमें खड़ी रेखा और अंडाकार रेखा का यूज़ होता था। ठीक है, और छोटे छोटे पैर होते थे इन फर्नीचर के। ठीक है,
तो इतना क्लियर रहेगा। चित्र कैसे थे, इसमें भी प्राकृतिक थे, ठीक है, प्राकृतिक थे। ओके, चित्र कैसे थे, प्राकृतिक थे। रोकोको शैली की बात हो रही है। लकड़ी किसकी यूज़ होती थी, अखरोट, महोगनी और रोजोवुड, ठीक है, रोजवुड होती है, रोजोवुड जो भी है वो, अखरोट, महोगनी और रोजोवुड ये लकड़ी यूज़ होती थी। भाव मेन पूछा जाता है, भाव क्या देते थे, ये विलासी थे, विलासिता का भाव देते थे, विलासी फर्नीचर होते थे। आराम तो देते ही थे भाई, आराम तो फर्नीचर है तो देंगे ही देंगे। मित्रतापूर्ण थे ये, मित्रतापूर्ण फर्नीचर माने जाते थे, मित्रतापूर्ण फर्नीचर माने जाते थे। वास्तुकला का भाव, मतलब वास्तुकला का इनमें यूज़ होता था, वास्तुकला का भाव। अगर आपसे पूछा जाए वास्तुकला का उपयोग किस फर्नीचर की शैली में होती थी, वास्तुकला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े बड़े लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं, हम लोगों को लगता है हम कम पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग हैं, हमें लगता है ऐसा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग वास्तुकला का उपयोग करके ही घर बनाते हैं, ठीक है। तो वास्तुकला का भाव अगर पूछा जाए, ठीक है, भाव पूछा जाए तो ये रोकोको शैली के फर्नीचर में पाया जाता था। ये वास्तुकला का भी गुण रखते थे। ओके, कोमल व हल्के होते थे, ये कोमल होते थे, हल्के होते थे फर्नीचर, क्योंकि जो आपके पहले के फर्नीचर थे रीनेसेंस शैली में, ये भारी बड़े राजा महाराजा वाले फर्नीचर होते थे, तो वो फर्नीचर हर कोई किसी की पहुंच में नहीं थे, इसीलिए आपको कुछ ये ऐसे हल्के फर्नीचर बनाए गए, ठीक है, जो सबकी पहुंच में भी थे और सही थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृत भाषा में फर्नीचर को क्या कहते हैं, क्या सेंसना कहते हैं, संयासना कहते हैं, आसंदी कहते हैं, प्रोस्था कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सब बुक से मैं लाई हूँ और इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कि कभी कभी क्या होता है कंपटीशन का लेवल बढ़ाने के लिए या कुछ जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही उठाए जाते हैं, और जब आपकी मंजू पाटनी की बुक में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में फर्नीचर को कहते क्या हम, तो हम संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में फर्नीचर को संयासना कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संयासना कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा विचार, तो ये सेंसना क्या चीज़ है भाई, सेंसना क्या भला है, तो सेंसना की अगर हम बात करें तो ये क्या होता था, पाली भाषा में फर्नीचर को सेंसना कहते थे, संस्कृत में संयासना, और पहले आप पाली भाषा जानते हो चलती थी, संस्कृत से आई मतलब ब्राह्मी, पाली, ये भाषाएं बहुत फेमस भाषाएं थी पहले के समय की, संस्कृत के बाद, तो ठीक है उन्हीं से ट्रांसफर हुई। तो ये क्या है, सेंसना पाली भाषा में फर्नीचर को कहते थे, और ये समंजू पाटनी से ही उठाया, मैंने कहीं से नहीं लिया है, ठीक है। संस्कृत में बता दिया आपको संयासना कहते हैं। आसंदी क्या है, आसंदी की अगर बात करें क्या होती है आसंदी, तो ये क्या होती है, लंबी कुर्सी के समान फर्नीचर होता था, लंबी जो कुर्सियाँ होती हैं उसके समान ये फर्नीचर होता था, लंबी कुर्सी के समान आसंदी अगर पूछा जाए, ठीक है। और क्या होता था, आधुनिक सोफे के समान, आधुनिक सोफे, लंबी कुर्सी होती थी लेकिन जो आज के समय में सोफे बनते हैं ना ऐसे होते थे, आधुनिक सोफे के समान। तो आसंदी क्या है, आधुनिक सोफे के समान होते थे, और क्या होते थे, ये 2 फीट का होता था। अगर इनकी पूछी जाए मतलब कि कितने फीट के होते थे, 2 फीट के ये फर्नीचर होते थे जिन्हें हम आसंदी कहते थे। क्लियर हुआ, सेंसना पता चल गया, पाली भाषा में कहते हैं फर्नीचर को, संयासना क्या कहते थे, संस्कृत भाषा में फर्नीचर कहते थे। आसंदी क्या होती थी, लंबी कुर्सी होती है, जो आज की तरह के जो सोफ़े होते हैं आधुनिक सोफ़े उनकी तरह दिखती थी आसंदी, और 2 फीट की ये लंबी होती थी। अब आपके पास बचा एक ऑप्शन, प्रोस्था क्या है, प्रोस्था क्या है, तो प्रोस्था भी फर्नीचर का ही उदाहरण होता था, बस इसमें हत्थे नहीं होते थे, प्रोस्था में हत्थे नहीं होते थे। जो फर्नीचर होते हैं ना जिसमें हाथ रखने का चीज़ नहीं हो वो उसे हम प्रोस्था कह सकते हैं, ठीक है। आज के समय में भी ऐसे फर्नीचर होते हैं जिसमें हाथ रखने की, आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के बड़े बड़े फर्नीचर में कई बार होते भी थे हत्थे, कई बार नहीं भी होते थे, तो वो प्रोस्था कहलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फर्नीचर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, क्या 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 5 प्रकार से। फर्नीचर के वर्गीकरण की बात हो रही है, तो फर्नीचर की वर्गीकरण हम पहले तो ये देख लीजिए, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, कितने तरीके से कर सकते हैं फर्नीचर का वर्गीकरण, तो हम इन्हें कर सकते हैं 5 प्रकार से, ठीक है, ठीक है। कितने प्रकार से कर सकते हैं, हम इनको कर सकते हैं 5 प्रकार से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से फर्नीचर हो गए 5 प्रकार के, लिख लीजिए। एक तो हो गया सबसे पहले कीमत के आधार पर, भाई धनी वर्ग, निर्धन वर्ग और मध्य वर्ग, 3 तरीके के फर्नीचर हो गए, तो कीमत के आधार पर वर्गीकरण हो गया। ओके, कीमत के आधार पर। ओके, दूसरा किसको कह सकते हैं, पदार्थ के, आपने किस पदार्थ का यूज़ किया है, पदार्थ के आधार पर। भाई आजकल फर्नीचर क्या हो रहे हैं, प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, तो प्लास्टिक के फर्नीचर होते हैं कांच के, लकड़ी के, धातु के, बेंत के। प्लास्टिक, कांच, धातु, लकड़ी, बेंत, ये फर्नीचर क्या होंगे, पदार्थ के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण होगा, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हुआ, तो शैली के आधार पर फर्नीचर हो गए, शैली
मान लो जैसे पारंपरिक शैली है, आधुनिक शैली है, समकालीन शैली, या ये 3 शैलियाँ मानी जाती हैं आजकल फर्नीचर की। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे थे बारोक शैली, रोकोको शैली, वो विदेशी शैलियाँ हैं। ओके, विदेशी शैलियाँ थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये रोकोको, रिनेसेंस, न्यू क्लासिक, बारोक, ये जो 4 शैलियाँ हैं ये ये विदेशी शैलियाँ हैं फर्नीचर की। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इस समय फर्नीचर की शैली की, तो वो हम अपने इंडियन के पर्पज़ से कर रहे हैं। तो हम पारंपरिक शैली जो कि पहले से चले आ रहे हैं फर्नीचर, उस शैली का उपयोग करके बना रहे हैं। ये आधुनिक जो चल रहे हैं वो वाले, या समकालीन फर्नीचर जो समय के हिसाब से बदल जाते हैं, ठीक है, मतलब अपनी आवश्यकता के हिसाब से जिन्हें हम चेंज कर लेते हैं, वो वाले फर्नीचर के विषय में बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो तीसरा पॉइंट क्या है, शैली के आधार पर फर्नीचर। 3 हो गए। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा फर्नीचर का प्रकार हो सकता है आपके पदार्थ के आधार, पदार्थ वाला हो गया शायद, बनावट के आधार पर कि आप किस तरीके से बना रहे हो फर्नीचर को। ठीक है, तो बनावट के आधार पर कर सकते हैं फर्नीचर, जैसे कि गद्दे वाला बना रहे हो जिसमें कपड़ा लगा है फर्नीचर, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपहोल्स्ट्री कहते हैं। जिसमें गद्दा नहीं लगा होता, जिसमें कपड़ा नहीं लगा होता, उसे हम केस गुड्स कहते हैं। केस गुड्स और अपहोल्स्ट्री एक दूसरे के अपोजिट कपड़े हैं। अपहोल्स्ट्री ऐसा फर्नीचर जो कपड़े से बना होता है, और केस गुड में कपड़ा नहीं लगा। कितने हो गए, 4 हो गए। 5 उपयोग के आधार पर। ठीक है, हम क्यों, किस लिए बना रहे हैं फर्नीचर, उपयोग हमें क्या है उस फर्नीचर का। हम सोने के पर्पज़ से बना रहे हैं, मतलब हम आराम के पर्पज़ से बना रहे हैं, या हम कोई सामान रखने के पर्पज़ से बना रहे हैं, जैसे हम केस गुड्स कहते हैं कि भाई सामान के हिसाब से कि हमें कुछ रखना है, स्टोर करना है। ओके, तो इस तरीके के फर्नीचर, तो 5 प्रकार के फर्नीचर होते हैं, याद हो गए होंगे। कीमत के आधार पर, पदार्थ के आधार पर, शैली के आधार पर, बनावट के आधार पर और उपयोग के आधार पर फर्नीचर के 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 10। कितना भी कोशिश करो क्लास बड़ी नहीं हो, लेकिन एक चीज़ बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे छोड़ दूं। मेरा पर्पज़ है क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ाना पूरा। बिना गद्दे का फर्नीचर कहलाता है केस गुड्स, सिंचना, बेडिंग या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमने बताया आपको अभी जस्ट, जो बेडिंग होता है, बेडिंग हिंदी में कहते हैं, ये बेडिंग जो मतलब बेड पर जो कपड़ा लगा होता है उसको बेडिंग कहते हैं। यही अपहोल्स्ट्री होता है, इंग्लिश में इसको अपहोल्स्ट्री बोलते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही लिख दूँ ना बेडिंग को, अपहोल्स्ट्री बोलते हैं इसको, होल्स्ट्री। ठीक है, ये बेडिंग और अपहोल्स्ट्री सेम चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, केस गुड्स। थोड़ा ऊपर जो मैंने जल्दबाजी में बोला आपको अभी बनावट के आधार पर फर्नीचर, तो उसमें मैंने बोल दिया था जो बेडिंग है वो क्या है, अपहोल्स्ट्री का उल्टा है, उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना, क्लियर हो जाए चीज़, बस बहुत है, हो जाता है जल्दबाजी में, हम भी पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो गए थोड़ा। ठीक है, तो केस गुड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं बिना गद्दे के फर्नीचर जिसमें कपड़ा लगा ना हो। ठीक है, बेडिंग और केस गुड्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। केस गुड्स जिसमें आपके मतलब सिर्फ हम स्टोरेज के पर्पज़ से बनाते हैं, जिसमें गद्दे की क्या जरूरत, मान लो हमें अलमारियाँ बनानी हैं। ओके, अलमारियाँ बनानी हैं, जो भी लकड़ी की, लोहे की, जो भी टीन वीन की, तो उसमें क्या हम सिर्फ सामान रखना है, तो उसमें हम गद्दा क्यों लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे ना। जहाँ हमें आराम करना है तो हम उसको क्या करेंगे, अपहोल्स्ट करवाएंगे, मतलब बेडिंग करवाएंगे, जिस उस पर गद्दा कपड़ा लगवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंसना अभी आपको हमने बताया ही था, पाली भाषा में बोलते हैं फर्नीचर को। क्वेश्चन नंबर 11, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने के लिए, फर्श बिछावन के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो फर्नीचर को ढकने के लिए क्या करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अपहोल्स्ट्री का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बेडिंग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बेडिंग कहते हैं इसको, अगर अपहोल्स्ट्री की जगह बेडिंग पूछा जाए तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर इसके उदाहरण है। मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर किसके उदाहरण है, पारंपरिक शैली के फर्नीचर, आधुनिक शैली के फर्नीचर, समकालीन शैली के फर्नीचर या उपर्युक्त तो सभी। किसकी बात हो रही है, ये मोल्डेड फर्नीचर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। ये होते हैं आधुनिक शैली के फर्नीचर। ठीक है, मॉडर्न फर्नीचर जो होते हैं, आधुनिक शैली के फर्नीचर जो होते हैं, उन्हें हम मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, पारंपरिक होते हैं। ठीक है, पारंपरिक शैली पर भी डिपेंड होते हैं, पारंपरिक आधुनिक होते हैं। ठीक है, मिले जुले हैं, ये भी आधुनिक होते हैं, पारंपरिक आधुनिक होते हैं, जबकि पारंपरिक शैली अपने आप में बिल्कुल अलग विषय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका भी यूज़ किया गया है क्योंकि ये मिले जुले होते हैं। आधुनिक जो होते हैं, कुछ पारंपरिक के गुण ले लिए फर्नीचर बनाते समय, कुछ आधुनिक विचारधारा ले ली। ठीक है, इससे संबंधित ये होते हैं। ठीक है, कौन से आधुनिक शैली के फर्नीचर, और इन्हें हम मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परतों वाली फर्नीचर जो होते हैं उसकी लकड़ी का एक उदाहरण बताना है। क्या प्लाईवुड है, लैमिनेटेड लकड़ी है, मिश्रित लकड़ी है, ठोस लकड़ी है। तो प्लाईवुड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो प्लाईवुड होता है आपका, ये
किसका उदाहरण है? ये परतों वाली लकड़ी का उदाहरण है। बहुत सारी लकड़ियों की परतें जोड़कर प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है। लैमिनेटेड लकड़ी की अगर बात की जाए तो ये इससे क्या करते हैं, प्लाईवुड को एक ही दिशा में परतों की, मतलब जो प्लाईवुड होता है इसमें क्या एक ही दिशा में परतों को सेट किया जाता है, इसको हम लैमिनेटेड लकड़ी कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में आप लकड़ी को सेट करते जा रहे हो तो उसको हम कहते हैं लैमिनेटेड लकड़ी। ठीक है, लैमिनेटेड लकड़ी। जो प्लाईवुड होता है, मान लो ये प्लाईवुड है, जब आप इसको एक दिशा में सेट कर रहे हो, एक ही दिशा में सेट कर रहे हो, परतें बना रहे हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? लैमिनेटेड कहते हैं। लेकिन जब ये सेट हो जाता है, एक लकड़ी तैयार हो जाती है पूरी परतों वाली, तो हम उसको कहते हैं प्लाईवुड। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, 20वीं शताब्दी में विकसित हुए फर्नीचर का उदाहरण है। ए ऑप्शन समकालीन फर्नीचर, पारंपरिक फर्नीचर, आधुनिक फर्नीचर या उपर्युक्त सभी। तो 20वीं शताब्दी के जो फर्नीचर का उदाहरण अगर पूछा जाए तो वो है ए ऑप्शन समकालीन फर्नीचर, जिसको कहते हैं कंटेम्पररी फर्नीचर। ठीक है, कंटेम्पररी फर्नीचर कहते हैं। ये 20वीं शताब्दी में विकसित हुए हैं। ये केवल क्या है, मैंने बताया ना, समय के हिसाब, आवश्यकता के अनुसार होते हैं। तो ये फैशन से प्रभावित होते हैं, जैसे ही फैशन चेंज होगा ये चेंज हो जाएंगे। तो ये फैशन से प्रभावित होते हैं। औपचारिकता, पवित्रता, आराम, खुशनुमा, सुंदरता, सरलता, ठीक है, नया स्वरूप, आप जानते हो फैशन के हिसाब से परिवर्तित होते हैं तो नए स्वरूप के फर्नीचर कहलाते हैं। असामान्य अनुपात हो सकता है, मतलब फैशन के हिसाब से लोग जैसी पसंद करते हैं वैसे अनुपात में बनाए जा सकते हैं। आधुनिक पदार्थ का इनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि पता है ना, फैशन से ये प्रभावित होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? गुण, घर का वातावरण सबके मद्देनजर ये फर्नीचर बनाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? लोचमय होते हैं, समायोजित होने वाले। समायोजित होने वाले क्यों? क्योंकि फैशन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं ना, तो समायोजित हो रहे हैं। ठीक है, किंतु नए फैशन से ये जल्दी प्रभावित होते हैं। अगर मान लो आपका एक साल बाद ही फैशन चेंज हो गया तो ये फर्नीचर बेकार हो जाते हैं, क्योंकि रईस लोग ही ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, रोज़ चेंज कर सकते हैं, उन्हें फैशन के हिसाब से ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो समझो अगर 6 महीने बाद फैशन चेंज हो गया तो ये फेंक के आएंगे, दूसरा ले आएंगे। तो ये क्या होते हैं? जल्दी प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्या मितव्ययी और रुचिपूर्ण होने चाहिए? उपयोगी व रखरखाव पूर्ण होने चाहिए? मजबूत एवं आरामदायक और सुविधाजनक होने चाहिए? उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर बिल्कुल एक एक ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। रुचि के अनुसार होने चाहिए फर्नीचर, अच्छा लिखा है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, मितव्ययी और रुचिपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, अभिव्यंजना आपकी अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बनाए, जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, सही नाप के होने चाहिए, सही आकार के होने चाहिए, सही शैली के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फर्नीचर को खरीदते समय ध्यान रखनी जरूरी होती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बातचीत के दौरान फर्नीचर की दूरी होनी चाहिए। मतलब कोई दो व्यक्ति बैठे बात कर रहे हैं तो आपको फर्नीचर की कितने फिट का दूरी देना होगा? 2 से 4 फिट, 3 से 6 फिट, 6 से 8 फिट या फिर 8 से 10 फिट। जब दो लोग बात कर रहे हो तो फर्नीचर की इतनी दूरी हो कि आराम से वो एक दूसरे की बात, हाव भाव को समझ सकें, तो 6 से 8 फिट दूरी सही रहेगी। ठीक है, 3 से 6 फिट, 2 से 4 फिट बहुत करीब हो जाएगा और 8 से 10 फिट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 से 8 फिट के बीच ये दूरी सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक बैठक का कक्ष। ठीक है, आधुनिक बैठक का कक्ष जो होता है उसका आकार कितना कैसा होता है? यू आकार का, बी आकार का, एल आकार का या फिर ई आकार का? तो जो आधुनिक शैली के जो आपके बैठक बनाए जा रहे हैं वो हो रहे हैं किसके? एल आकार की। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एल आकार के बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिस्तर बनाने हेतु तो आदर्श स्थान होना चाहिए। क्या 30 इंच, 22 इंच, 40 इंच, 36 से 42 इंच, मतलब 36 टू 42 इंच। तो जब हम बिस्तर लगाते हैं तो उस समय हमें कितना एरिया चाहिए होता है बिस्तर लगाने का? ये सब इसलिए है कि आप लोग जब भी घर को सेट करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो हमें जब बिस्तर लगाना हो तो हमें कितना जगह छोड़ना होगा कि हम आराम से बिस्तर को लगा सकें बेड लगाते समय? 22 इंच। ठीक है, अब 36 इंच की अगर हम बात करें, 36 इंच क्या है? जब अलमारी के सामने आप खड़े हो, मतलब अलमारी के सामने जो स्थान छोड़ना है किसी भी काम के लिए, मान लो अलमारी से आप कपड़े निकाल रहे हो, कपड़े रख रहे हो या कुछ और भी चीज़ें आप रखते होगे, तो उसमें कितना जगह होना चाहिए आप खड़े होने को, सामान को उठाने निकालने के लिए? 36 इंच का जगह होना चाहिए। ठीक है, ड्रेसिंग है तो आप तैयार हो रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े हुए हो, तो ड्रेसिंग के लिए कितना होना चाहिए? 36 से 42। ओके, ड्रेसिंग के लिए क्या होना चाहिए? जब आप तैयार हो रहे हो तो 36 से 42, मतलब ड्रेसिंग टेबल के सामने इतना जगह होना चाहिए कि आप आराम से ड्रेसअप हो सको। और ड्रेसर के सामने स्थान, मतलब ड्रेस जो रखने निकालते हो, पहनते हो, वो सारा काम करना। खाली ड्रेसर अगर आपसे पूछा जाए तो 40 इंच का, मतलब 40 फिट का स्थान छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से है, किसके लिए? ये ड्रेसर के लिए है। ओके, और 36 से 42 ड्रेसिंग के लिए है। ओके, ये शब्द याद रखना, बस आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है आसन तथा चौकियाँ। बी ऑप्शन मेज तथा कुर्सियाँ, सी ऑप्शन दरी, डी ऑप्शन पटरे।
तो प्राचीन पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य मतलब विदेशी शैली की बात हो रही है, तो क्या जरूरी है यहाँ पर मेज तथा कुर्सी का होना बहुत जरूरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो देखो सस्ता तो आपके बजट पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि व्यक्ति कोई रईस हो तो वो सस्ता ही फर्नीचर क्यों देखेगा, है ना। सजावटी भी हम लोग देखते हैं, नक्काशीदार भी देखते हैं, मतलब नक्काशीदार जरूरी नहीं है, डिज़ाइन जैसी होगी फैशन के हिसाब से आदमी खरीदेगा, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है, नक्काशीदार फर्नीचर हमेशा नहीं चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है, मतलब सजावटी तो होना चाहिए, सही है बात है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं तो आपके हिसाब से सस्ता भी होना चाहिए, वो अलग विषय है, ये आर्थिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें इस समय आंसर जो देना है वो सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है जो सबसे ज़्यादा सटीक हो, तो वो कैसा हो, उपयोगी हो, जैसा हो, जैसी भी आपकी आवश्यकता उसके हिसाब से हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय उपयोगिता पहले ध्यान रखनी है कि हमें किस के लिए चाहिए, वो काम पूर्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए उपयोग करना चाहिए पुटीन अथवा मोम का, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल या लाख का। तो फर्नीचर की जो दरारों को हम भरते हैं तो क्या लगाते हैं, उसमें वैक्स लगाते हैं, मतलब कह सकते हैं मोम, पुटीन अथवा मोम, ठीक है, वैक्स। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फर्नीचर पर लगे हल्दी दूध के दाग को छुड़ाया जा सकता है। हल्दी और दूध के दाग की बात हो रही है फर्नीचर पर लगे हुए, क्या दंत मंजन से, सिरका के पानी से, स्प्रिट से या अमोनिया से। तो दंत मंजन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो सूखा पेस्ट होता है ना, सूखा दंत मंजन होता है जो कोलगेट बोला जाता है, आता है, आपने देखा होगा डब्बे में एक। तो ये क्या होता है, हल्दी के दाग अगर और दूध के दाग हैं फर्नीचर पर तो उनको अच्छे से साफ कर सकता है। जो सिरका का पानी है, सिरके का पानी, अगर इसका पूछा जाए सिरका का पानी, तो क्या करता है, नॉर्मल जो भी दाग धब्बे हैं आप सिरके के पानी से साफ कर सकते हो। लेकिन विशेष तौर पर हल्दी दूध के पूछे जाएँ तो दंत मंजन का आंसर आपको करना है। लेकिन फर्नीचर पर लगे हुए दाग जो होते हैं वो सिरके से भी साफ किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ओके, और स्प्रिट से भी, आपको पता है स्प्रिट भी यूज़ होती है फर्नीचर को साफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिट है वो जैसे किसके धब्बे फर्नीचर में पूछा जाए तो प्लाईवुड के धब्बे। ओके, प्लाईवुड फर्नीचर में ही आता है, आप जानते हो प्लाईवुड की अलमारियाँ वगैरह होती हैं, टेबल होती हैं। तो प्लाईवुड पे अगर आपके धब्बे लगे हुए हैं तो प्लाईवुड को के धब्बे को आप किससे मतलब स्प्रिट से साफ कर सकते हो और अमोनिया से भी साफ कर सकते हो। स्प्रिट, अमोनिया, या एक आती है पॉलिश वाली बैक्स, पॉलिश वाली बैक्स होती है। ओके, तो पॉलिश बैक्स जो होती है उससे भी आपके जो प्लाईवुड होते हैं उसके धब्बे साफ हो जाते हैं। ओके, बढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 23, कांच के दाग को किससे साफ करोगे, क्या दंत मंजन से, तारपीन के तेल से, अलसी के तेल से या फिर खाने के चूने से। तो जो कांच के धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, खाने के चूने से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाने के चूने से जो होते हैं आपके दाग कांच के बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। चूने के, जो खाने वाला चूना होता है, आपने देखा कुछ लोग तंबाकू में लगा के खाते हैं, तो उससे आप कांच के दाग को साफ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओके, कांच के दाग साफ कर सकते हो। और क्या था ऑप्शन, दंत मंजन मैंने बताया, दंत मंजन से क्या करते हैं, हल्दी और दूध के दाग साफ करते हैं। तारपीन के तेल से क्या करते हैं, फर्नीचर की पॉलिश भी करते हैं। ओके, फर्नीचर की पॉलिश करते हैं किससे, तारपीन के तेल और अलसी के तेल, दोनों से होती है फर्नीचर की पॉलिश। खाने वाले चूने से तो अभी बताया ही कांच के दाग साफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्नीचर व्यवस्था में उपयोग होने वाली डिजाइन के सिद्धांत हैं। ए ऑप्शन एक रूपता व अनुरूपता, बी ऑप्शन संतुलन व लय, सी ऑप्शन बल, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। एक रूपता भी जरूरी है फर्नीचर व्यवस्था में, अनुरूपता भी, अनुरूप फर्नीचर होने चाहिए पूरे घर की व्यवस्था से मिलते जुलते, संतुलन भी होना चाहिए, सही संतुलन में लगे होने चाहिए, लय भी होनी चाहिए उनमें और बल भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, फर्नीचर पर लगे पेंट के धब्बे साफ किए जा सकते हैं सरसों के तेल से, अरंडी के तेल से, अलसी के तेल से, उपयुक्त सभी से। फर्नीचर पर लगे हम तेल के धब्बे, किसके लगे, पेंट के धब्बे की बात कर रहे हैं। तो पेंट के धब्बे आप जानते हो अलसी से साफ़ हो जाते हैं। ओके, अलसी से साफ़ हो जाते हैं, मिट्टी के तेल से साफ़ हो जाते हैं। तो पेंट के धब्बे जो होते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, शेयर भी अवश्य करें, आपके फ्रेंड्स सभी होम साइंस वाले होंगे मुझे उम्मीद है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए, डेली के लिए आपको क्लासेस मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।